चर्चा बार बार हो रही है, उसकी सूची दे दीजिए मतदाताओं की जिसके नाम काटने वाले हैं आप। बात यही थी कि वोटों की चोरी रोकिए और मतदाताओं के नाम एसआईआर से आप काट रहे हैं तो उसमें पारदर्शिता लाइए, बताइए कि क्यों काट रहे हैं, किस लिए काट रहे हैं। ईआरओ का मामला, बीएलओ का मामला, तमाम मामले यहां सामने आए, लेकिन चुनाव आयुक्त तो गर्म हो गए, उंगलियां दिखाने लगे। सुनिए जरा अभिषेक बनर्जी को कह क्या रहे हैं। आज तृणमूल कांग्रेस की तरफ से 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर, 10 मेंबर्स इलेक्शन कमीशन के फुल बेंच के साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर, इनके साथ हमारा एक मीटिंग पहले से तय था। तो 8-10 मुद्दों पे आज बात हुआ है और 12 बजे की मीटिंग शुरू हुआ, अभी 2:45 बज रहे, 2.5 घंटा मीटिंग चला है। 10 मुद्दे पे जो आज हम लोग बात किया है, पिछला बार जब हम लोग आए थे, हमारा पिछला 1 महीना पहले 28 नवंबर को एक 10 लोगों का डेलीगेशन आया था, उसमें 5 सवाल चुनाव आयोग से किया गया था, इलेक्शन कमीशन से किया गया था, जिसका पिछला बार एक भी सवाल का सटीक जवाब नहीं मिला। उसी दिन रात को कुछ पत्रकारों को सिलेक्टिवली लीक किया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि इलेक्शन कमीशन ने हर सवाल का जवाब दिया। उसके तुरंत बाद मैंने एक ट्वीट किया कि तृणमूल कांग्रेस के पास डिजिटल एविडेंस है और एक भी सवाल का एक भी जवाब इलेक्शन कमीशन पिछला बार नहीं दिया है। इस बार भी हम लोग 10-11 पॉइंट्स लेके आए थे और 2-3 पॉइंट छोड़ के कहीं कोई क्लैरिटी नहीं मिला है। मैं उनको एसआईआर पर सवाल पूछता हूं तो वो चले जाते हैं सिटीजनशिप पे। मैं उनको डिलीशन पे सवाल पूछता हूं तो वो चले जाता है इलेक्शन का फॉर्म 7 फिल करो। किसी का भी कोई कॉन्क्रीट जवाब, एक एक इशू जो हम लोग उठाए हैं, मैं सारे पत्रकारों के सामने बताना चाहता हूं। पहला तो हमने जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के केसेस हैं, 1 करोड़ 36 लाख केसेस, और उसके अलग अलग 5-6 कैटेगरी बनाया गया है कि कुछ केसेस में पिताजी के साथ जो वोटर है उसका 15 साल का डिफरेंस है, इसलिए डिस्क्रिपेंसी में डाला है। कहीं नाम में कोई स्पेलिंग एरर है, इसलिए डाला है। कहीं सरनेम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, इसलिए डाला है। कहीं ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कोई एज डिफरेंस है तो डाला है। कहीं एड्रेस में कोई डिफरेंस है तो डाला है। लेकिन वो लिस्ट अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है। कल रात को जब मैं दिल्ली आया तब मुझे पता चला कि एईआरओ का जो लॉगिन है, ईआरओ का नहीं, एईआरओ, उस लॉगिन में पार्ट बाय पार्ट कुछ लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के केसेस अपलोड किए गए। लेकिन उसमें भी जो ऐप के थ्रू अपलोड किया गया, उस ऐप में भी बहुत सारे फ्लॉज हैं जो आज मैंने मीटिंग में बताया। जैसे ही आप लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के कोई केस में जाते हैं तो वहां पे 4 ड्रॉप डाउन आते हैं। एक आता है सेंड टू डीईओ, एक आता है जनरेट हियरिंग नोटिसेस, एक आता है फाउंड ओके, और चौथा आता है फाउंड इनएलिजिबल। अगर डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद भी किसी का केस ओके है और फाउंड ओके में दबाया जा रहा है, क्लिक किया जा रहा है, तो भी हियरिंग नोटिसेस जनरेट हो रहे हैं, जिसका कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने माना कि ऐप में हो सकता है कोई टेक्निकल ग्लिचेस हो, लेकिन इसका कोई जवाब हमें नहीं मिला। तो सुन रहे थे आप, यहां पे तमाम सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश, मांगने की कोशिश कर रहे थे अभिषेक बनर्जी। सीधे सीधे ज्ञानेश कुमार के दफ्तर में ज्ञानेश कुमार सामने बैठे हुए थे, लेकिन एक का भी जवाब ज्ञानेश कुमार की तरफ से नहीं मिला। और इसीलिए ये आकर बाहर जब मीडिया से इन तमाम मसलों को का जिक्र कर रहे हैं, इन तमाम मुद्दों की बात कर रहे हैं, तो साफ समझ में आता है कि कितनी परेशानी में यहां टीएमसी है, जो चाहती है कि किसी न किसी रूप से कम ये तो बताया जाए कि
कि वोटरों के डिलीशन की बात अब वही कह रहे हैं कि जब हम ये पूछते हैं कि आखिर आपने ये लिस्ट क्यों बताई, ये क्यों बनाया, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, तो कोई भी जवाब नहीं है। ए पूछता हूं बी बताते हैं, बी पूछता हूं तो सी बताते हैं। यानी ये घुमाने का काम चुनाव आयोग कर रहा है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो यहां पर ऐसे ही आरोप लगाते हुए नजर आए अभिषेक बनर्जी। अभिषेक बनर्जी एक तरफ यहां पर सीधे सीधे चुनाव आयोग के ऊपर हमला बोल रहे थे। चुनाव आयोग में इनकी मुलाकात 2.5 घंटे की हुई। इस मुलाकात के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए हमला कर रहे थे, हमला बोल रहे थे चुनाव आयुक्त के ऊपर। और एक विश्वास की जो खाई है वो और बढ़ती हुई नजर आ रही है, इसलिए क्योंकि अभिषेक बनर्जी ने इसके अलावा जो कहा है, इस तो बहुत छोटा सा हिस्सा हमने आपको दिखाया, कहा है कि चुनाव आयोग को हमने साफ साफ देखा, जिस ढंग से वो व्यवहार कर रहे थे, उंगलियां हमारी तरफ कर रहे थे, दिखाकर बात कर रहे थे, ये लग रहा था कि वो हमारे चुनाव आयुक्त हैं ही नहीं, ये बीजेपी के चुनाव आयुक्त हैं। चुनाव आयोग बीजेपी का चुनाव आयोग हो गया है। और अगर ऐसी बात अगर देश दुनिया में जाती है, मतदाताओं के बीच जाती है, तो समझ सकते हैं दोस्तों कि आप हमारे इस संवैधानिक ढांचा में कितनी ज्यादा गिरावट आ चुकी है, कितना चरमरा चुका है, ये पूरी की पूरी व्यवस्था कैसी खराब हो चुकी है, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसीलिए अभिषेक बनर्जी की बातें यहां जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिस पर चर्चा होनी चाहिए। इन सबके बीच आज सुबह सुबह एक ट्वीट किया उधर मल्लिकार्जुन खड़गे ने। मल्लिकार्जुन खड़गे आप जानते हैं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने पूरा लेखा जोखा यानी पूरा ब्यौरा रख दिया आज कि 2025 बीत तो रहा है, लेकिन 2025 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने क्या दिया है जरा ये देखिए। यहां साफ साफ साल के आखिरी दिन ये याद दिलाना जरूरी है कि 2025 भाजपा के 11वें साल में देश कैसा चला। जरा इसको और एक्सपोज कीजिए, जरा जूम इन कीजिए इसको। और यहां साफ साफ कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे कि मनरेगा खत्म कर करोड़ों गरीबों के काम का अधिकार छीना, बिना तैयारी कर, बिना बीएलओ ट्रेनिंग के एसआईआर से करोड़ों लोगों का वोटिंग का अधिकार छीना, भाजपा की वोट चोरी पकड़ी गई, आर्थिक असमानता की खाई और गहरी हुई, टॉप 1% लोगों के पास भारत की 40% दौलत, रुपया पाताल की ओर गिर रहा। आरबीआई ने $32 बिलियन यानी लगभग 2,80,000 करोड़ रुपए के यूएस डॉलर बेचे तो भी बात नहीं बनी, यानी रुपया गिर गया, इतने $32 बिलियन बेचने के बाद भी हमारी बात नहीं बनी, रुपया मजबूत नहीं कर पाई सरकार, भाजपा की सरकार। और युवा बेरोजगारी दर अब भी चरम पर है। पेपर लीक माफिया का खेल जारी है। मोदी जी के मित्र नमस्ते ट्रंप ने, डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे हैं, मोदी जी के मित्र नमस्ते ट्रंप ने हमारे देश पर पूरे विश्व में सबसे अधिक टैरिफ थोपा। यह बात यहां कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे का यह ट्वीट काफी मायने रखता है यहां पे, क्योंकि इसके जरिए वो हमला बोल रहे हैं। लेकिन इसके अलावा पहलगाम आतंकी हमले के बाद हमारी शक्तिशाली सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया, पर भाजपा मंत्रियों ने हमारी कर्नल पर की शर्मनाक टिप्पणियां। आप जानते हैं सोफिया कुरैशी आती थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए और रखती थी अपनी जो ऑपरेशन चल रहे थे उसके विचार, उनकी खबरें देती थी मीडिया के जरिए देश को, और उनके ऊपर अभद्र टिप्पणियां हुई थी। उसका जिक्र यहां कर रहे हैं पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो कुछ हुआ उस पर। तो उसके आगे कहते हैं यहां मल्लिकार्जुन खड़गे कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कम से कम 60 बार किया मध्यस्थता का दावा, अब तो चीन ने भी मध्यस्थता की बात की है और मोदी जी हैं मौन, लेकिन अभी तक मोदी मौन है। मणिपुर में मोदी और शाह की नाकाम पर्दा डालने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया गया। जो नाकामी थी उस पर पर्दा डालने के लिए राष्ट्रपति शासन लगा दिए। मणिपुर में महंगाई से कोई राहत नहीं, जीएसटी कम करना केवल आंकड़ेबाजी निकली। दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़े, यहां तक सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई तक को भी नहीं बख्शा गया। ये लिख रहे हैं। आप याद कीजिए कैसे जूता फेंका गया था और कितनी अभद्र टिप्पणियां होती रही हैं सीजेआई के ऊपर। देश की राजधानी दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत जहरीली हवा से जूझ रहा है। कोई रोड मैप नहीं, केवल बड़बोलापन। जहरीली हवा, आप जानते हैं कितना पोल्यूटेड एयर यहां पे है पूरे उत्तर भारत में और खासकर दिल्ली एनसीआर में। उसके बाद भी इस पर कोई बातचीत नहीं, कोई भी रोड मैप नहीं। अरावली की बात यहां कर रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, कह रहे हैं अरावली को खनन माफिया को सौंप देने की साजिश।
निकोबार, हसदेव, मुंबई मैग्रोव पर हमला, इन सब पे हमला, इसको सौंपने की कोशिश। और इसके बाद कह रहे हैं कुंभ हो या दिल्ली स्टेशन पर भगदड़, कफ सिरप से मासूमों की गई जान, जिम्मेदारी किसी की नहीं। कुल मिलाकर 2025 में भी भाजपाई लूट, भ्रष्टाचार और कुशासन देश की जनता पर हावी रहा। यह बात यहां कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। खड़गे साहब ने यहां साफ साफ पूरा लेखा जोखा एक विपक्ष के वरिष्ठ नेता का जो कर्तव्य होता है उन्होंने निभाया है, रख दिया है, सीधे सीधे एक चुनौती पेश कर दी है कि इसमें से अगर कोई भी काम आपने अच्छा किया है तो जरूर सामने रखिए। और इसलिए भी कि अब ये साल बीत रहा है, नया साल आ रहा है, नए साल में आपसे कुछ अच्छे की उम्मीद की जाए। और विपक्ष का काम ही है और साथ साथ मीडिया का काम भी है कि सत्ता पक्ष से सवाल करे, पूछे कि आपने बेहतर क्या किया, अच्छा क्या किया है। तो एक तरफ आप देखिए टीएमसी पश्चिम बंगाल का जिक्र इसलिए क्योंकि वहां चुनाव हैं, 5 राज्यों के चुनाव, और 2026 का आगाज जैसे होगा, चुनाव की घड़ियां जो हैं वो टिक 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 करके हमें वहां तक ले जाएंगी जहां से चुनाव का आगाज हम देखेंगे। और उसको कवर डीबी लाइव हमेशा की तरह अच्छे से करेगा, आप तक ग्राउंड रिपोर्ट खूब सारा लेकर आएगा। लेकिन ऐसी रिपोर्ट्स का इंतजार आप कीजिए। लेकिन उन सब के बीच आज की रिपोर्ट, आज के इस न्यूज पॉइंट में हम थोड़ा सा रिकैप करने की कोशिश करेंगे पूरे इस 2025 साल को, और साथ साथ जो एसआईआर एक बड़ा मुद्दा है जिस पर गहमा गहमी का आलम है, और इन सब के बीच जिन मुद्दों का जिक्र यहां पर किया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, उन मुद्दों पर भी बात जरूरी है। यानी मल्लिकार्जुन खड़गे और अभिषेक बनर्जी की बातों से इस चर्चा की अब शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। देखिए इस वक्त हमारे साथ 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। इधर स्टूडियो में 2 साथी हैं हमारे, प्रशांत टंडन जी हैं और समीरात्मज मिश्र जी हैं, आप दोनों का स्वागत है। उधर इलाहाबाद से यानी प्रयागराज से जुड़े हुए हमारे साथी सुनील शुक्ला जी हमारे साथ हैं, और उधर भोपाल से जुड़े हुए हमारे साथी डॉक्टर राकेश पाठक जी। आप दोनों का भी स्वागत इस्तकबाल, आप चारों का एक बार फिर से स्वागत इस्तकबाल। और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। नए साल का आगाज और उससे पहले पुराने साल में क्या कुछ हुआ, इसका लेखा जोखा आप तक रखना जरूरी है। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपके पास आना चाहता हूं। अभिषेक बनर्जी जो बातें कर रहे हैं, अभी आप सुन रहे थे, बहुत सारी खबरें बातें पढ़ चुके होंगे उनके बारे में, इस डेलीगेशन के बारे में और इस डेलीगेशन की ज्ञानेश कुमार से मुलाकात के बारे में आपकी टिप्पणी। देखिए डॉक्टर साहब, अभिषेक बनर्जी ने जो भी कुछ कहा है वो लगभग वैसा ही है जो पिछले कई सालों से, खासतौर से एसआईआर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी सामने आने के बाद से विपक्ष जो कहता आ रहा है कि चुनाव आयोग सत्ताधारी पार्टी के सहयोगी के रूप में, उसके साथ हम कदम एक साथी के रूप में दिखाई देता है। अभिषेक बनर्जी ने बाकायदा पूरा नजारा बता दिया किस तरह बात की जा रही थी, उंगलियां दिखाकर, किस तरह अपमानजनक रवैया रहता है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि जिस दिन संसद भवन से 300 सांसद ज्ञापन देने जा रहे थे, तब भी चुनाव आयोग ने मिलने के लिए कोई मौका नहीं दिया, और उससे पहले ही दिल्ली की पुलिस ने विपक्ष के तमाम नेताओं को हिरासत में ले लिया था। चुनाव आयोग ऐसा क्या है जिसके चलते सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की इतनी ठकुर सुहाती करता रहता है? वो लोगों की समस्याओं पर बात करने को तैयार नहीं होता, लोगों के सवालों के जवाब देने को तैयार नहीं होता। ऐसी कौन सी नस दबी है जो चुनाव आयोग जैसी स्वायत्त शासी संस्था और उसके मुखिया को सत्ता के चरणों में इस कदर डाल रखा है कि वो लोकतंत्र की असली आवाजों को सुनने को तैयार नहीं। एक मजेदार वीडियो अभी वायरल हो रहा है ट्विटर पर, मैंने देखा। भारतीय जनता पार्टी के कोई पूर्व विधायक है ढाका विधानसभा के, संभवतः बिहार में कोई ढाका विधानसभा है, वे आंकड़ों के साथ, संख्या के साथ बता रहे हैं, हमारी टीम चाहेगी तो हम थोड़ी देर में वो वीडियो भी दिखा देंगे। वे बता रहे हैं कि चुनाव हार गए, वे भूतपूर्व विधायक बताया गया उनको बीजेपी, कि उनके विधानसभा क्षेत्र में इतनी संख्या में लोग विदेश में थे, उनका वोट डल गया। इतने लोग मर चुके थे, उनका वोट डल गया। जिंदा थे, वे वोट डाल नहीं पाए। यानी भारतीय जनता पार्टी का एक पूर्व विधायक ये कह रहा है। तो इन आरोपों में कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसी सच्चाई है कि चुनाव आयोग उसका जवाब दे। आयोग जिस तरह के काम करता रहता है, पहले जो दावे करता है उसका कैसे खंडन कर लेता है,
अभी 2 दिन पहले फिर एक मामले में ऐसा ही साबित हो गया। पहले कहा था सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखा सकते माताओं बहनों के, फिर खुद ही उसके वीडियो जारी करना शुरू कर दिए। और एक जो ताजा मामला है, मैं इस समय एकदम भूल रहा हूं क्या विषय है, 2 दिन पहले ही चुनाव आयोग की कथनी करनी का फर्क खुलकर सामने आ गया। यानी जी बिल्कुल एल्गोरिदम वाली बात थी, और जिसको एल्गोरिदम इन्होंने वाली कहा था, रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने उसका बहुत ही विस्तार से स्टिंग ऑपरेशन के जरिए पूरी रिपोर्ट जारी की है। बिल्कुल। तो आयोग इतना इस दलदल में, इस कीचड़ में क्यों फंसा हुआ है, ये सचमुच में चिंताजनक बात है। अब देश के लोगों को समझना पड़ेगा, क्या हर राज्य का विधानसभा चुनाव या आने वाले समय के लोकसभा चुनाव इसी तरह होते रहेंगे? विपक्ष रोना रोता रहे, मीडिया सवाल पूछता रहे, जनता परेशान होती रहे, लेकिन आयोग किसी चीज का जवाब नहीं देगा। आखिर में इतना जोड़ देना चाहते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने देखा जाए तो पूरे साल का लेखा जोखा प्रस्तुत कर दिया है। डॉक्टर साहब, हम लोग अखबारों में आखिरी दिन 2 फुल पेज बनाया करते थे बीते साल की तमाम महत्वपूर्ण खबरों को लेकर, नजारों को लेकर, आपको याद होगा। ऐसा लगता है मल्लिकार्जुन खड़गे ने हमारा और आपका काम कर दिया। अब 2 पेज की जरूरत नहीं है। उन्होंने जो फहरिस्त सामने रख दी है कि 2025 में इस देश में जो कुछ हुआ वो ये बिंदु है, और जनता सोच ले सरकार ने इन तमाम मुद्दों पर क्या रवैया अपनाया। और साल का आखिरी दिन, जैसे बिस्मिल्लाह साल का बिगड़ा था मोदी सरकार का, चलते चलते आखिरी दिन भी चीन ने सीज फायर का दावा कर दिया है। हम तो ऐसा लग रहा है मंदिर का घंटा हो गया विश्वगुरु होते हुए, जिसकी मर्जी आती बजा जाता है। 65 बार डोनाल्ड ट्रंप दावा कर चुके, सीज फायर का भी 4 दिन पहले फिर किया था सर, और अब चीन ने कर दिया। कल को टिम्बकटू नाम का कोई देश भी अगर दुनिया में होगा तो वो भी दावा कर सकता है कि भारत पाकिस्तान की लड़ाई उसने रुकवाई थी। तो जितने मोर्चे हो सकते हैं, साल के आखिरी दिन हम अगर उनकी पड़ताल करने बैठे हैं, आंतरिक विषय हो या अंतरराष्ट्रीय विषय हो, सीमा की सुरक्षा का सवाल हो, आतंकवादियों के हमले हो। आज कितने दिन हो गए डॉक्टर साहब दिल्ली में आतंकवादी हमले को कोई सुध नहीं ले रहा, उसकी एंड तक कोई पड़ताल, कोई। डॉक्टर साहब, बिहार का चुनाव बीत गया बिहार का चुनाव, तो क्या बंगाल के चुनाव में फिर कुछ ऐसा दोहराया जाएगा? तो ये सवाल जो इस साल पूछे गए थे, हम 2026 में भी पूछते रहेंगे, लेकिन इन सवालों ने ये बता दिया है कि ये पूरा 2025 नरेंद्र मोदी की नाकामियों का साल है। उनकी विफलताओं के खाते में 2025 हमेशा सिर उठाए खड़ा रहे। जी जी प्रशांत जी, एक बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे बातें जो हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रेम कुमार जी भी। प्रेम कुमार जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और बहुत महत्वपूर्ण हम लोग चर्चा कर रहे हैं प्रशांत जी, जिसमें अभिषेक बनर्जी से शुरुआत हमने की भी आज। अभिषेक बनर्जी ने जो आरोप लगाए हैं, जो बातें कही, 2.5 घंटे की मीटिंग, कुछ भी नहीं मिला, कह रहे हैं कुछ भी नहीं, कोई आश्वासन नहीं। कैसे देखा जाए चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग के इस रवैये को? और अब चूंकि वहाँ के जनप्रतिनिधि, एक बार के नहीं बल्कि 3 बार के सांसद अभिषेक बनर्जी अगर ये सीधे आरोप लगा रहे हैं तो बहुत दुखदाई है ये। जी देखिए, आज 2025 का आखिरी दिन है और अभिषेक बनर्जी जो बात कर रहे हैं वो पूरे 2025 में जो गतिविधियां चली हैं उसका सार है। ये अभिषेक बनर्जी अकेले भुक्तभोगी नहीं है। आप याद कीजिए कि उन्होंने राहुल गांधी के लिए भी ऐसे ही उंगली उठाया, कहा था 1 हफ्ते का समय दे रहा हूँ, एफिडेविट करें या माफ़ी मांगें, ये इसी तरह बोला था उंगली उठा के। और उसी वक्त जब ये विपक्ष के लोग जब गए, तमाम विपक्ष के नेता चुनाव आयोग के पास, इंडिया गठबंधन के नेता, उसी शाम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक बैठक चल रही जिसमें मैं भी था, और वहाँ मेरी मुलाकात हुई दीपांकर भट्टाचार्य जी से, जो कि CPI-ML के महासचिव थे। उन्होंने एग्जैक्टली यही बात की 3 महीने पहले की, बिहार के चुनाव के पहले की बात है राजीव जी।
और उन्होंने उस वक्त भी यही कहा कि ज्ञानेश कुमार हम लोगों से उंगली उठा के बात कर रहा था, और उन्होंने पॉइंट आउट किया कि आप ये उंगली नीचे कीजिए। तो ये ज्ञानेश कुमार क्या अपने आप को भारत का वायसराय समझ रहा है? भारत के संविधान में सबसे बड़ा संवैधानिक ऑफिस भारत का नागरिक है, उससे बड़ा कोई संविधान का ऑफिस नहीं है। संविधान शुरू वहीं से हो रहा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो वो जो भारत के लोग हैं उनसे बड़ा नहीं है। ये जनता द्वारा चुनी गई सरकार का इंतज़ाम करने की सरकार होती है, और जनता चुनाव कैसे करे उसका आपको इंतज़ाम करना। आप मैनेजर हो, आप मालिक नहीं हैं जनता के। लेकिन जिस तरीके से ज्ञानेश कुमार की गतिविधियां हैं और उसके पहले राजीव कुमार जी की गतिविधियां थी, ये दोनों बहुत ही शर्मनाक है। अभी आपने चर्चा की किस तरह से एल्गोरिथम जो है वो हो रहा था। पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतने बड़े पैमाने पर वोट काटे जा रहे हैं। 2003 में भी राजीव जी ये हुआ था, SIR नहीं हुआ था, इंटेंसिव रिवीजन हुआ था। तब उसका नाम SIR नहीं था, SIR का कोई कानूनी प्रावधान है ही नहीं। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंह भी उठा चुके, कई और वकीलों ने भी उठाया। लेकिन आप देखिए कि उस वक़्त मुझे याद है कि 2003 में BLOs ने, EROs ने फ्लाईओवर के नीचे सोने वाले लोगों को भी पूछ कर उनके नाम जोड़े थे, बेघर लोगों के नाम जोड़े थे जी, और उनके मकान नंबर 00 नहीं लिखे थे। तो सवाल ये है कि आप इतने बड़े पैमाने पर लोगों को नाम काट रहे हैं। ये नाम काटना क्या है? ये मताधिकार से वंचित करना है, जिसके लिए देश की आज़ादी लड़ी गई। आज़ादी क्यों लड़ी गांधी जी ने? भगत सिंह क्यों झूल गए फांसी पे? तमाम लोग जेलों पे क्यों गए? कितने लोगों ने शहादत दी? जलियांवाला बाग हुआ, क्या था? कारण क्या था? कि हमको हमारे देश की सरकार चुननी है, हमको वायसराय नहीं चाहिए। अब ज्ञानेश कुमार वायसराय बन गए कि हम आपको चुनने का अधिकार ही नहीं देंगे। आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश में अभी तक जो खबरें आ रही हैं कि लगभग 2 करोड़ 90 लाख, लगभग 3 करोड़ लोगों के नाम कट चुके हैं। बिहार में हम लोगों ने देखा कि 79 लाख लोगों के नाम कट गए, लगभग 1 करोड़ लोगों के नाम कट गए बिहार में जी। बंगाल में यही हो रहा है। कुल मिला के 10 करोड़ लोगों के नाम आप काट देंगे भारत के मतदाता सूची से। तो इतने बड़े पैमाने पर मताधिकारों का काटने का मतलब है कि आप साजिश कर रहे हैं भारत की लोकतंत्र को डिरेल करने की। आप मताधिकार छीनकर आप ओलिगार्की बना रहे हैं कि कुछ लोगों को ही मताधिकार होगा। तो और जिनके नाम कटे वो कौन लोग हैं? जिनके नाम कट रहे हैं उनकी वो अधिकांश समाज के हाशिए के लोग हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक हैं, चाहे वो दलित हैं, चाहे वो आदिवासी हैं, उनके ही नाम कट रहे हैं अधिकांश। तो ये एक बड़ी साजिश जो है वो रची जा रही है भारत के लोकतंत्र को डिरेल करने की, और ज्ञानेश कुमार इसके प्रमुख साजिश करता है, जिस तरीके से उनका रवैया है। और लोकतंत्र में सबसे बड़े स्टेक होल्डर पॉलिटिकल पार्टीज हैं। जनता का मैंडेट है, उनको 7 लाख वोट से जीत कर आए हैं जी अभिषेक बनर्जी, और तीसरी बार जीत कर आए। पिछली बार वो 3,40,000 वोट जीत कर आए थे। तो जिसको जनता इतने बड़े पैमाने पर वोट दे रही है, उससे एक अधिकारी, संवैधानिक अधिकारी, उंगली दिखा के बात करेगा? ये क्या आप ठेकेदार हैं डेमोक्रेसी के? कि आप वायसराय हैं भारत के? इनको तो पहली बात कि इनको कहीं ना कहीं शिष्टाचार की भी आवश्यकता है कि ट्रेनिंग इनको दी जाए। और अगर ये ऐसा बर्ताव राहुल गांधी के साथ कर रहे हैं, जो नेता प्रतिपक्ष है, जो खुद एक संवैधानिक पद पे है, अभिषेक बनर्जी संवैधानिक पद पे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तीसरी बार है, दीपांकर भट्टाचार्य CPI ML के महासचिव हैं, एक
बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के महासचिव हैं, आप उनसे उंगली दिखा के बात करेंगे? किसने आपको अधिकार दिया? तो कोई तो ताकत है इसके पीछे जो इस तरीके की बात कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि बहुत लंबे समय तक ये चलेगा नहीं, इसके खिलाफ अब आवाज़ें उठेंगी। 2025 में, आखिरी बात ये कह रहा हूँ कि 2025 में कुछ जो बातें अच्छी हुई हैं, उनमें एक बात ये भी हुई है कि अभी तक जो वोट चोरी या ईवीएम या चुनाव की धांधली, ये हम पत्रकार लोग, कुछ एक्टिविस्ट, कुछ लोग ही उठा रहे थे। अब ये पॉलिटिकल पार्टियां, विपक्षी पार्टियों ने इसको उठाई है। अब ये जन आंदोलन बन रहा है। इस पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ऑलरेडी एक 14 दिन की यात्रा भी कर चुके हैं जी। तो अब ये जन आंदोलन की शक्ल ले रहा है। और सभी विपक्षी पार्टियां, चाहे वो अभिषेक बनर्जी हो, ममता बनर्जी हो, स्टालिन हो, उद्धव ठाकरे हो, हेमंत सोरेन हो या स्टालिन हो, सब इस चुनाव आयोग के भुक्तभोगी हैं और सब आवाज़ उठा रहे हैं। तो 2025 में ये भी एक अच्छी बात हुई कि चुनाव आयोग और चुनाव धांधली जो है एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। सुनील शुक्ला जी, आपके पास आना चाहता हूं। यहां पर इस घटनाक्रम में जो आज मीटिंग हुई है, 2.5 घंटे की मीटिंग, अभिषेक बनर्जी जब निकल के बाहर मीडिया से चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि चुनाव आयुक्त मेरे ऊपर, जिसका जिक्र अभी कर रहे थे प्रशांत टंडन जी, मेरे ऊपर उंगली, हम लोगों के ऊपर उंगली उठाकर बात करने की कोशिश उन्होंने की। तो मैंने कहा, यानी अभिषेक बनर्जी ने साफ साफ कहा कि उंगली नीचे करके बात कीजिए। आप नॉमिनेटेड हैं, यानी आप मनोनीत हैं और हम निर्वाचित हैं, इलेक्टेड हैं। आप नॉमिनेटेड हैं, हम इलेक्टेड हैं। हम आपके किसी के दास या गुलाम नहीं हैं। अगर आप में हिम्मत है तो हमारी जो ये मीटिंग हुई है 2.5 घंटे की मीटिंग, उसकी उसका सीसीटीवी फुटेज आप वो कीजिए और मीडिया के सवालों का जवाब दीजिए। यानी यहाँ साफ साफ, या वरना हम जाकर बात करेंगे। और याद कीजिए कि ऐसा है कुछ बिहार के समय, जब बिहार का चुनाव चल रहा था और बिहार के जो नेता, खासकर आरजेडी के नेता और तमाम दूसरे दलों के नेता भी, जो महागठबंधन के नेता थे, वो भी गए थे जब चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्त से मिलने के लिए। उस समय भी ऐसे ही घटनाक्रम, और उस समय भी कहा गया था, ऐसे ही उंगली उठा के बात कर रहे थे। मनोज झा ने भी उस समय कहा था कि चुनाव आयुक्त पता नहीं किस ढंग से हम लोगों के साथ बिहेव करना चाहते हैं। तो ये इनके बिहेवियर पर जो लोग, इलेक्टेड लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो लगातार यहां उंगलियां उठा रहे हैं, मतलब सवाल कर रहे हैं। उंगली तो खैर क्या उठाएंगे, उंगली तो वही उठा रहे हैं बैठ के जो नॉमिनेटेड हैं। लेकिन यहां नॉमिनेटेड वर्सेस इलेक्टेड की जो बात है, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां अभिषेक बनर्जी ने की है। और इसी से चर्चा जरा आपके जरिए शुरू करना चाहता हूं, जिसमें यह साल अब बीत रहा है सुनील शुक्ला जी, लेकिन साल बीतते बीतते क्या देकर जा रहा है? क्या ये कि हम चुनाव आयोग पे भरोसा करना छोड़ दें, या ये कि चुनाव आयोग के जो पर्दे हैं, जो परत, जो प्याज के पत्तों की तरह, एक एक प्याज की जो परतें हैं, पत्ते नहीं परतें, जो खुलते हैं वैसे खुल रहा है अब। और बहुत सारी बातें जो अभी तक अपने को पता नहीं थी, वो पता चल रही हैं कि आखिर अंदर खाने चल क्या रहा था अभी तक। धन्यवाद राजीव जी। निर्वाचन आयोग समाप्त हो रहे वर्ष के दौरान उसके विश्वसनीयता को लेकर के उठे हुए सवालों का जवाब देने में पूरी तरह से विफल रहा है। आम लोगों के मन में, राजनीतिक दलों के साथ साथ आम लोगों के मन में भी निर्वाचन आयोग के कामकाज को लेकर के संदेह गहरे हुए हैं। और पूरी की पूरी निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर के एक बड़ा वर्ग है समाज का जो जिसके मन में तरह तरह के संदेह पैदा हुए हैं। निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी बनती थी कि चुनाव की प्रक्रिया को लेकर के जो लोगों के मन में आशंकाएं पैदा हो रही हैं, उनका वह जवाब देता, लेकिन वह इस मामले में पूरी तरह से विफल रहा। आज जो टीएमसी के नेताओं के साथ हुआ, यह कोई नया नहीं है। आपने उस घटनाक्रम का उल्लेख भी किया, जब एक शिष्टमंडल, लगभग गैर भाजपा राजनीतिक दलों का एक पूरा का पूरा सर्वदलीय शिष्टमंडल था, जिसमें से आप याद कीजिए तो पवन खेड़ा ने आरोप लगाया था कि कुछ लोगों को उस शिष्टमंडल में शामिल होने के लिए भी नहीं कहा गया और 2.5 घंटे तक लोग इंतजार करते रहे। निर्वाचन आयोग ने ये बात कही कि वह केवल विभिन्न पार्टी के अध्यक्षों से मिलने के लिए तैयार है, वो उनके प्रतिनिधियों से मिलने के लिए तैयार नहीं था। बाकायदे ये पवन खेड़ा का बयान था कि इस तरह की बात कही गई। और जब कई बार विभिन्न दलों ने अपना समय मांगा तो निर्वाचन आयोग ने उनको समय देने से मना कर दिया। आप ये भी याद कर लीजिए कि सब संसद की कार्रवाई के दौरान
लगभग पूरा विपक्ष संसद भवन से निकल करके निर्वाचन आयोग कार्यालय जा रहा था, तो निर्वाचन आयोग ने उनसे मिलने से मना कर दिया। और जबकि यह अग्रिम सूचना थी, वो अचानक नहीं निकले थे वहां, वो पहले बता चुके थे कि वह निर्वाचन आयोग से मिलेंगे, लेकिन निर्वाचन आयोग ने कुछ समय नहीं दिया था और वो संसद भवन से निकल करके निर्वाचन आयोग जाने लगे। पूरी पार्लियामेंट्री स्ट्रीट पर बड़े पैमाने पर पुलिस बल तैनात करके उनको जाने नहीं दिया गया था। जब एक बहुत ही भोथरा सा, बहुत ही हल्का सा एक तर्क दिया कि इतनी बड़ी संख्या में नेताओं को की उपस्थिति अपने यहाँ निर्वाचन आयोग दर्ज कराने में उसके यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल नहीं है, हम सभी जानते हैं। आपको जब एडवांस सूचना मिल गई तो आप विज्ञान भवन में आप समय तय कर देते कि आप सभी लोग आइए, हम वहां बात करेंगे, लेकिन आपने बात करने के लिए तैयार नहीं थे और पुलिस ने उन राजनीतिक दलों को रोके रखा, उनके यहाँ जाने नहीं दिया। तो जो पूरा का पूरा घटनाक्रम है वह निर्वाचन आयोग को लेकर के जो अपेक्षा की जाती है एक संवैधानिक संस्था के द्वारा, वो उसको पूरा करता हुआ नहीं दिखाई पड़ा। जो बात अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं, ये सभी बातें लगातार कही जा रही हैं बिहार विधानसभा के चुनाव से लेकर के। यह बात न्यायालय तक में कही गई कि जिन लोगों के नाम आप काट रहे हैं उनकी एक अलग से सूची जारी कीजिए, और आपने किन किन लोगों को आपने नोटिस दिया, इसका जवाब निर्वाचन आयोग अभी तक नहीं दे पाया। वो यह भी लोग जानना चाहते हैं कि जिन लोगों का नाम आप अन्य कारणों से, जिसमें उनके विस्थापित होने, अपना शहर मोहल्ला गांव छोड़ के चले जाने, या अन्य कारणों की वजह से जिनका आप दिवंगत हो जाने के नाम पर जो आप काट रहे हैं, उनकी अलग सूची की मांग की जा रही है, लेकिन निर्वाचन आयोग देने के लिए तैयार नहीं हुआ। राहुल गांधी और राहुल गांधी जैसे विभिन्न पार्टियों के वरिष्ठतम नेता ये लगातार कहते चले आ रहे हैं कि निर्वाचन आयोग मशीन के द्वारा, यानी कंप्यूटर के द्वारा पढ़े जाने योग्य मतदाता सूची लोगों को उपलब्ध कराए। निर्वाचन आयोग यह मांग भी पूरी करने में विफल रहा है। तो एसआईआर के माध्यम से लोगों के मन में जो सवाल उठ रहे हैं, और जिन सवालों को आज फिर से अभिषेक बनर्जी ने उठाया, यह सवाल लगातार लोगों के मन में है और कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जिससे छूता है। आप याद कीजिए कि टीएमसी का एक शिष्टमंडल पहले भी जाकर के उनसे मिला था। इस शिष्टमंडल के पहले भी, जब एसआईआर की कार्रवाई शुरू हुई थी, जिसमें डेरेक ओब्रायन उसके प्रमुख बनाए गए थे, और डेरेक ओब्रायन ने भी निर्वाचन आयोग से मिल करके जो बयान दिए थे वो बहुत ही निराशाजनक थे कि निर्वाचन आयोग इन राजनीतिक दलों के साथ किस तरह का व्यवहार कर रहा है। एसआईआर को लेकर के पूरे सभी जो भी निर्वाचन से जुड़े हुए पक्ष हैं, उनके मन में संदेह है, और यह लगभग सभी लोग कर रहे हैं कि यह इसकी व्यवस्था संविधान में नहीं है। एसआईआर इस देश में कभी नहीं हुआ। बार बार ये कहा जा रहा है कि 2003 में कोई भी एसआईआर नहीं हुआ था, रिवीजन हुआ था। रिवीजन और यह रिवीजन की प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। रिवीजन पूरे देश में एक साथ कराए जाने का भी कोई प्रावधान नहीं है, यह भी कानून के जानकार कर रहा है। अगर आपको रिवीजन कराना है, स्पेशल रिवीजन कराना है, तो आप किसी एक विधानसभा क्षेत्र या किसी एक लोकसभा क्षेत्र में करा सकते हैं। यह भी बात लगातार कही जा रही है कि जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उन राज्यों में जो रिवीजन की प्रक्रिया, विशेष रिवीजन की प्रक्रिया, वो नहीं संचालित की जानी चाहिए, लेकिन निर्वाचन आयोग लगातार करता चला जा रहा है। और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद तमाम निर्देश उसने मानने से इनकार किए, जिसमें आधार कार्ड को एक अभिलेख मानने का मुद्दा शामिल है। उन्होंने भी कहा कि अब यहाँ तक कि आधार कार्ड को स्वीकार करने के बावजूद निर्वाचन ये कहता है कि आधार कार्ड न तो पहचान का अभिलेख है और न ही निवास का अभिलेख है, इसलिए जो लोग आधार कार्ड जमा कर रहे हैं उनको अन्य अभिलेख भी जमा करने पड़ेंगे। यही लोगों के मन में संदेह पैदा हो रहा था कि निर्वाचन आयोग आखिर आम नागरिकों से वह अभिलेख क्यों नहीं मांग रहा है जो लोगों के पास मौजूद है, उनके पास है, जिनको सरकार ने जारी किया है। आप नए नए अभिलेख क्यों मांग रहे हैं जो लोगों के पास, अधिकांश लोगों के पास नहीं है। बिहार में बाकायदे कहा गया कि हाई स्कूल पास लोगों की संख्या कितनी है, पासपोर्ट धारकों की संख्या कितनी है, सरकारी सेवाओं में से अवकाश ग्रहण करने वाले या सरकारी सेवाओं में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है, जो कुल मतदाता है लगभग 8 करोड़ मतदाता हो गए। लेकिन निर्वाचन आयोग ने उसको स्वीकार नहीं किया और बड़े पैमाने पर लोगों के नाम काटे गए और कटे हुए नाम के आधार पर चुनाव कराया गया और उसका परिणाम सबके सामने है।
आज 3 करोड़ नाम कटने की स्थिति है उत्तर प्रदेश में। क्या स्थिति बन गई कि आज तीसरी बार आज फिर से उसकी डेट बढ़ा दी गई। पहले डेट बढ़ाई गई 31 दिसंबर, अब 31 दिसंबर से बढ़ा के की गई है 6 जनवरी। क्यों बढ़ा रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में अगर आप ये प्रक्रिया अपना रहे हैं तो ये बिहार में क्यों नहीं हो सकता था? और सबसे बड़े सवाल ये भी है जो जिसका उल्लेख भी अभिषेक बनर्जी कर रहे हैं कि इतने कम समय के अंदर आप एसआईआर कैसे कर सकते हैं? आप एक निश्चित अवधि के भीतर एसआईआर की प्रक्रिया पूरी कैसे कर सकते हैं? आप अप्रशिक्षित बीएलओज के माध्यम से ये प्रक्रिया पूरी कैसे कर सकते हैं? और जो बातें कही जा रही हैं, जो बातें सामने आई हैं कि एक केंद्रीकृत व्यवस्था के तहत लोगों के नाम काट दिए गए पश्चिम बंगाल के वोटर सूची से, और वह उसका नाम, उसकी जिम्मेदारी और डाल दी गई सहायक निर्वाचन अधिकारियों के ऊपर। राज्य के सहायक निर्वाचन अधिकारियों ने खुल करके कहा कि ये जो नोटिस देने का काम या उनका नाम डिलीट करने का काम पूरा किया गया है उसमें वो शामिल नहीं है। तो पश्चिम बंगाल में जो एसआईआर की प्रक्रिया पूरी की जा रही है उसमें तो निर्वाचन आयोग और बेनकाब हो गया। वो सभी तथ्य सामने आ गए क्योंकि गैर भाजपा शासित राज्य है वो, वहां सरकार भारतीय जनता पार्टी की विपक्षी पार्टी की है, उसने सभी तथ्य सामने रख दिए कि किस तरह से प्रक्रिया पूरी कराई जा रही है। और राजनीतिक दलों से निर्वाचन आयोग इस तरह की बात कैसे कर सकता है? ये राजनीतिक दल भी आम जनता के प्रतिनिधि है, आम जनता के मन में उठ रहे सवालों को वो निर्वाचन आयोग के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग कैसे उनको मानने से मना कर सकता है? क्यों नहीं सुनेगा वो? आप धमकी भरे शब्द तौर तरीके से कैसे बात कर सकते हैं जो उन्होंने राहुल गांधी के बारे की तरह से बात की? हालांकि बाद में उन्होंने अपना रवैया बदल दिया क्योंकि राहुल गांधी ने भी उनको छोड़ा नहीं और कर्नाटक का, महाराष्ट्र का, हरियाणा का सभी मसले ला करके सामने रख दिए कि निर्वाचन आयोग के जो कामकाज है वो किस तरह से आपत्तिजनक है, किस तरह से उसको लेकर के लोगों के मन में सवाल है। और जो दावे कर रहा है निर्वाचन आयोग वह दावे कितने निरर्थक है। अगर आप दावे कर रहे हैं कि डिलीशन किए गए हैं जो एक ही लोगों के नाम कई जगहों पर है, ये भी खोखला साबित किया राहुल गांधी ने। आप एक ही व्यक्ति का नाम, एक ही और भी विदेशी महिला का नाम आप 50 जगह, 60 जगह, 70 जगह, 200 जगह पर कैसे हो सकता है? कौन सी प्रक्रिया अपनाए हुए हैं? तो जो एसआईआर की प्रक्रिया या निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव संचालित करने के जो तरीके अपनाए जा रहे हैं उसको लेकर के जो राजनीतिक दलों के मन में सवाल हैं उन सवालों का जवाब निर्वाचन आयोग नहीं दे पाया है। और निर्वाचन आयोग को लेकर के राजनीतिक दलों, इस देश के आम नागरिकों, सिविल सोसाइटी के लोगों के मन में जो विश्वास पैदा हो रहा है यह खाई और चौड़ी हुई है और यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि वह इन जो सवाल राजनीतिक दल उठा रहे हैं उनका जवाब वो दे। अगर वो उनका जवाब नहीं देता और वो तरह तरह के आरोप लगाता है, जिस शैली का उल्लेख कर रहे हैं अभिषेक बनर्जी कि आप राजनीतिक दलों के साथ अमर्यादित आचरण करेंगे, तो ये तो कतई उचित नहीं है। सवाल है कि ठीक है, निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, राजनीतिक दल भी तो एक संवैधानिक संस्था है, राजनीतिक दल के नेता भी तो जनता के प्रतिनिधि हैं। संवैधानिक संस्थाओं से उम्मीद थोड़ी की जाती है कि आप राजनीतिक दलों के साथ इस तरह का व्यवहार करेंगे। कैसे कर सकते हैं आप अगर राजनीतिक दलों के सवालों का जवाब नहीं देंगे तो क्यों नहीं देंगे? आपकी जिम्मेदारी बनती है। निर्वाचन में पारदर्शिता की बात संवैधानिक तौर पर क्यों कही गई कि निर्वाचन को लेकर के लोगों के मन में कोई सवाल पैदा ना हो? आप ऑब्जर्वर भेजते हैं, क्यों? आप फिर ऑब्जर्वर भेजने की क्या आवश्यकता है आपको? बड़ी लाखों करोड़ रुपया खर्च होते हैं, आप फिर एक आदमी से सब काम करा लीजिए। अगर आप पारदर्शिता के लिए बड़े पैमाने पर ऑब्जर्वर भेजते हैं, अकाउंट्स के लिए आप अलग से ऑब्जर्वर भेजते हैं, सुरक्षा के लिए अलग से ऑब्जर्वर भेजते, क्यों भेजते हैं? इसीलिए तो कि चुनाव को लेकर के आम नागरिकों के मन में किसी तरह का संदेह न हो। तो जो सवाल राजनीतिक दल उठा रहे हैं उन सवालों का जवाब न देकर के निर्वाचन आयोग अपने को बेनकाब कर रहा है। निर्वाचन आयोग के मन में जो लोगों के मन में संदेह है उन संदेहों को निर्वाचन आयोग को तत्काल दूर करना चाहिए। अभिषेक बनर्जी ने जो बातें कही हैं वह निश्चित रूप से यह एक तरह की चेतावनी है निर्वाचन आयोग के लिए कि वह इसको गंभीरता से ले, अन्यथा राजनीतिक दलों के द्वारा ये बात जो कही जाएगी निश्चित रूप से निर्वाचन आयोग के कामकाज को लेकर के आम लोगों के मन में जो संदेह है और वो बढ़ता चला जाएगा, जो किसी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए ठीक नहीं है। जी।
बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, ये ठीक नहीं है जो कुछ हो रहा है। चुनाव आयोग को भरोसा कायम रखना होगा और जनता, और खासकर अभिषेक बनर्जी कह रहे थे कि पहले जो जनता है वो उसको वोटर बनाया जाता था और वो फिर अपने प्रतिनिधि को चुनते थे, लेकिन अब स्थिति ये हो गई है कि जनता को खुद वोटर बनना पड़ रहा है। पहले उनके पास चुनाव आयोग आता था, अब ये चुनाव आयोग के पास जा रहे हैं। कैसे यहाँ पर बिल्कुल उल्टी गंगा बहाई जा रही है ईवीएम से। इनका ये भी कहना था अभिषेक बनर्जी का कि ईवीएम मेन जो चोरी है वोटों की वो महत्वपूर्ण है, यहाँ सीधे सीधे वोटर लिस्ट की चोरी हो रही है। ईवीएम की चोरी तो बहुत छोटी चीज है, वोटर लिस्ट की चोरी हो रही है। इसके अलावा उंगली उठाना और ये तमाम बातें हुई ही। प्रेम कुमार जी, जल्दी से आपके पास आना चाहता हूं, फिर इधर स्टूडियो में हमारे साथी समीर जी भी हैं, इनके पास भी आता हूं। प्रेम कुमार जी, कैसे आप देखते हैं अभिषेक बनर्जी के और साल का आखिरी दिन आज और सीधे सीधे चुनाव आयोग से आमने सामने, ये कहें तो इनकी दो टूक उधर, लेकिन यानी टीएमसी की दो टूक, क्या चुनाव आयोग पर ये बातें कुछ छाप छोड़ के आएंगी? चुनाव आयोग कुछ यहाँ अपने आप को सुधारता हुआ नजर आता है आने वाले साल में? जी शुक्रिया राजीव जी। चुनाव आयोग को कई बार प्रतिनिधिमंडल राजनीतिक दलों का उनसे मिला और चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को एक बार तो बाहर ही बिठाया कि हम मिलेंगे ही नहीं, चुन के मिलेंगे, कुछ लोगों से मिलेंगे। हरियाणा का आपको याद होगा जी। तो चुनाव आयोग राजनीतिक दलों से मिलना भी नहीं चाहता और मिलने के बाद नेताओं को जो उचित सम्मान है वो भी नहीं देना चाहता। तो अभिषेक बनर्जी, चूंकि अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है, तो अभिषेक बनर्जी उन बातों को झेल रहे हैं जो अब तक दूसरे लोग झेलते रहे हैं। लेकिन अभिषेक बनर्जी जो बात बोल रहे हैं कि अब जो प्रक्रिया बदल गई है, अब वोटर सरकार नहीं चुन रही है बल्कि चुनाव आयोग वोटर को चुन रहा है कि कौन सरकार चुनेगा। ये जो हालात बने हैं, तो ये बात अभिषेक बनर्जी आज बोल रहे हैं, लेकिन नई बात नहीं बोल रहे हैं। ये इस साल के मध्य में कांग्रेस ने इस बात को, राहुल गांधी ने इस बात को, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, अभिषेक मनु सिंघवी ने इस बात को बहुत मजबूती से कहा है। अब लेकिन साल के जाते जाते भी ये सवाल महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण बनता चला गया है और आखिरी दिन भी ये सवाल उठ रहा है कि भारत की डेमोक्रेसी में ये जो बदलाव के लक्षण दिख रहे हैं, ये आत्मघाती लक्षण है। संसदीय चुनाव के हिसाब, प्रजातंत्र के हिसाब से ये बहुत ही खतरनाक बात है। अब आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने एक ये जारी किया है, उन्होंने बताया है, अपनी प्रतिक्रिया दी है और हमें लगता है कि पूरे साल का समअप उन्होंने रख दिया है कि बीजेपी का जो 2025 साल है, 11वां साल, वो देश के लिए क्या रहा। भाई इस साल इसलिए याद किया जाएगा कि मनरेगा को खत्म कर दिया गया और करोड़ों लोगों के काम का अधिकार, राइट टू वर्क, को छीन लिया गया। इस एसआईआर के लिए भी इसको जाना जाएगा कि बिना बीएलओ की ट्रेनिंग के लिए और एसआईआर कराई गई। बिहार में एसआईआर के बाद भी 14.5 लाख डुप्लीकेट वोटर्स रहे। वोटिंग का अधिकार करोड़ों लोगों से छीना जा रहा है, लाखों लोगों से छीना गया है। और इसके अलावा बीजेपी ने जो वोट चोरी की, जिसको राहुल गांधी ने पकड़ा, बताया, तथ्यों के साथ बताया, ये भी इस साल की उल्लेखनीय घटना है। और आर्थिक मोर्चे पर टॉप 1% के पास 40% दौलत होना, आर्थिक असमानता बढ़ना, अमीर और अमीर हुए, गरीब और गरीब हुए, अमीरों के टैक्सेस घटे, अमीरों से वसूली जाने वाली टैक्स की राशि घटी और गरीबों से या आम जनता से वसूली जाने वाली टैक्स राशि बढ़ी। ये भी इस साल की उपलब्धि है मोदी सरकार की। और रुपया जिस तरह से पाताल में गया, इसके बावजूद कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने आंकड़ा दिया कि 32 बिलियन डॉलर आरबीआई ने खरीदे, डॉलर को खरीदा या बेचा समझिए, रुपया को संभालने के लिए
फिर भी रुपया बचा नहीं, नीचे ही गिरता चला गया। वही अनएम्प्लॉयमेंट या पेपर लीक जैसे मामले इस साल महत्वपूर्ण बने रहे, सुर्खियों में बने रहे। और जो आप देख रहे हैं कि सीज फायर हुआ, उसमें मोदी जी ने किस तरीके से बचाव नहीं कर सके देश का। डोनाल्ड ट्रंप बार बार भारत पर कहते रहे हमने सीज फायर कराया। रेसिप्रोकल टैरिफ थोपा गया, ये भी पहली बार हुआ। ये भी हमने देखा कि अमेरिका के में जो एनआरआई भारत के लोग रह रहे थे उनको जंजीरों में बांध करके हिंदुस्तान में लाया गया। ये सारी उपलब्धियां हैं, मैं बस रिकॉल कर रहा हूं। और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी रिकॉल किया, मैं उसमें कुछ जोड़ता भी चला जा रहा हूं। देखिए, पहलगाम आतंकी हमला हुआ, और पहलगाम आतंकी हमला इस तथ्य के बाद हुआ कि हम घर में घुस के मारते हैं। घर में घुस के पहले भी कई बार मारे, लेकिन आतंकी बार बार आके हमारे घर में घुसकर आतंक कर जाते हैं। हम सीज फायर करते हैं तो अमेरिका या चाइना के दबाव में मीडिएशन हो जाता है। अब हमारी सरकार कहती है नहीं, पाकिस्तान के कहने से हुआ। पाकिस्तान की बात मानने वाली हमारी सरकार है। पाकिस्तान के कहने से पहलगाम भी होगा और पाकिस्तान के कहने से सीज फायर भी होगा। मोदी सरकार का तो कुछ करना ही नहीं है। आतंकी हमला भी तुम ही करो, सीज फायर भी तुम ही कराओ। तो ये भी खुल करके आया। जो भारत का पक्ष है वो भी शर्मनाक है कि पाकिस्तान बोल रहा है इसलिए हमने सीज फायर कर दिया। ये भी सामने आया। मणिपुर को लेकर के आखिरकार विपक्ष जरूर बातचीत करने में, संसद में आवाज उठाने में कामयाब रहा था, लेकिन मणिपुर में जिस तरीके से राष्ट्रपति शासन लगा, बहुत सब पूरी मुख्यमंत्री पर पूरे इल्जामात के बावजूद उनको बनाए रखा गया, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं निकला। अब तो पूर्वोत्तर में आंच आ गई है कि पूर्वोत्तर के प्रति दुर्व्यवहार का मसला बड़ा हो गया है। तो जो ये केरोसिन जो है पूरे देश में पूरा फैला हुआ है, इसके सबूत मिल रहे हैं। महंगाई घट नहीं रही, जीएसटी ने कमर तोड़ रखी है। जीएसटी से लाखों करोड़ वसूले जा रहे हैं और सरकार कहती है कि ये हमारी उपलब्धि है। अगर जनता को चूसना ही उसकी कमर तोड़ना ही उपलब्धि है तो ये साल इस बात के लिए भी याद किया जाएगा। SC ST और अल्पसंख्यक पर अत्याचार के लिए भी ये साल याद किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता चलने के लिए भी इस साल को याद किया जाएगा, और पोल्यूशन के लिए भी इस साल को याद किया जाएगा। और अरावली पर जिस तरीके से परिभाषा 8 दिन में सुप्रीम कोर्ट ने बदला, उसके लिए भी याद किया जाएगा। कुंभ में भगदड़ मची, कप सिरप के मामले में मासूमों की जान गई, हेट जो घटनाएं हुई साल के आखिर में क्रिसमस के दौरान जो हमले हुए, या फिर बजरंग दलियों ने जो खुराफात दिखाया, वो सब भी देश याद रखेगा और उसको भी याद किया जाएगा। तो ये साल जो है राजीव जी, इतना इन चीजों को हम रिकॉल करके हमने बस याद दिलाना चाहा, और बहुत अच्छे से मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने इसको बजाबते ट्वीट करके दिखाया है। ये साल बताता है कि नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से जनता के खिलाफ शासन दिया है। लेकिन इसका दूसरा पहलू बहुत संक्षेप में वो ये कि इन सब के बावजूद रजिस्ट्री फोर्सेस पहले से मजबूत हुई हैं, प्रतिपक्ष पहले से उसकी आवाज मजबूत हुई है। चुनावी सफलता नहीं मिली, लेकिन इसके बावजूद राजनीति में हस्तक्षेप जो है राहुल गांधी और कांग्रेस का मजबूत हुआ है। यानी हार के बावजूद प्रभाव के मामले में कांग्रेस, राहुल गांधी, अपोजिशन पहले से ज्यादा मजबूत दिखा है। और चुनावी जीत के बावजूद भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी अविश्वसनीय हुए हैं, उनकी विश्वसनीयता गिरी है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। विश्वसनीयता एक रिकैप है पूरे 2 साल, इस साल का 2025 का। लेकिन इसके अलावा जो आज आखिरी दिन जो कुछ हुआ, उसमें टीएमसी का डेलीगेशन मिलने गया था अभिषेक बनर्जी की लीडरशिप में, उनके नेतृत्व में, और लेकिन वहाँ ज्ञानेश कुमार
के साथ 2.5 घंटे की मीटिंग में जो कुछ निकल के आया वो बताने के लिए जब बाहर आए तो चौंकाने वाले उन्होंने खुलासे किए, बातें बताई, जिसमें उंगली उठाकर उनकी तरफ, डेलीगेशन की तरफ बात करते हुए ज्ञानेश कुमार का जिक्र किया इन्होंने और साफ साफ कहा कि ज्ञानेश कुमार जिस ढंग से बिहेव कर रहे थे वो कतई नहीं लग रहा था कि एक जनप्रतिनिधि से, जनप्रतिनिधियों की टोली से या उस डेलीगेशन से बात कर रहे हों। लेकिन इसको अगर देखा जाए 2026 के लिहाज से तो इसको कहां पाते हैं आप समीर जी? जी राजीव जी, बहुत एक SIR और चुनाव आयोग पूरे साल भर चर्चा में रहा और आज आखिरी दिन भी चुनाव आयोग ने यही बताने की कोशिश की है कि विपक्ष, उसकी निगाह में विपक्ष की क्या अहमियत है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर मुख्य चुनाव आयुक्त को इतनी अहमियत किसने दे दी है कि वो पूरे के पूरे विपक्ष का इस तरीके से अपमान करे। प्रशांत जी जैसे कह रहे थे कि दीपांकर भट्टाचार्य जब वो लोग मिलने गए तो उन्होंने भी इस तरह से, और उन्होंने भी समझाया कि आपका ये तरीका नहीं है जनप्रतिनिधियों से बात करने का, किसी भी अधिकारी का। आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ जो लोग आपसे मिलने आए हैं वही इस संविधान के निर्माता हैं। वो लीगेसी वही है, वो संविधान के निर्माता है, कानून के निर्माता हैं, उनके साथ आपका ये व्यवहार नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद 2026 के लिए ये दिखाई पड़ रहा है कि चुनाव आयोग को ये चाहे जिसने ये अधिकार दिया हो, किसी की भी बैकिंग हो, पर अब वो बैकफुट पर आने लगा है। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से डीडुप्लीकेशन के मामले थे, जो नोटिस वाले मामले थे, उनमें जिस तरह से वो बैकफुट पर आया है, लगातार जिस तरह से तमाम मतदाता सूची के मसले हो या फिर वोट चोरी के मसले हो, इनका जिस तरह से खुलासा हुआ है, उसने चुनाव आयोग को भी आईना अच्छे से दिखा दिया है कि आप कितना भी उंगली दिखाकर ये कहें कि हलफनामा दीजिए, माफ़ी मांगिए, लेकिन सच्चाई लोगों के सामने है। तो एक अच्छे संकेत भी दिखाई पड़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा कोई लगता नहीं है कि चुनाव आयोग अब मनमाने तरीके अपना पाएगा। इसलिए नहीं मैं कह रहा हूं कि चुनाव आयोग कमज़ोर हो गया है, क्योंकि चुनाव आयोग मनमाने तरीके अपनाने के जितने भी प्रयोग कर सकता था बहुत कुछ कर चुका है और सारे प्रयोग उसके सामने आ गए हैं। सामने क्या आ गए हैं? विपक्ष के जो ये आरोप हैं वो साबित होते चले जा रहे हैं लगातार कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर उसी को चुनाव जितवाने के लिए काम कर रहा है। तो ये चीज़ें सामने आई हैं और इसका असर दिखाई पड़ रहा है। अब देखते हैं, हालांकि बिहार में तो SIR के जरिए जो कुछ करना चाहता था चुनाव आयोग उसने कर लिया है, लेकिन अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में बहस आखिरी दौर की अभी बाकी है और ये सारी चीज़ें भी उसमें आएंगी। अब एक ये चीज़ भी जुड़ गई है राजीव जी कि किस तरीके से राजनीतिक दलों के साथ बर्ताव है चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग का बर्ताव राजनीतिक दलों के साथ ही नहीं है, न्यायपालिका के साथ भी है। किस तरह से SIR के मामले में जो सुनवाई होती रही और वो लगातार इसको इस प्रीजुडिस मामले पर आगे बढ़ता चला गया, वो ये भी दिखा रहा है कि वो न्यायपालिका का कितना सम्मान कर रहा है। तो ये जो न्यू इलेक्शन कमीशन अपने को बता रहे हैं ज्ञानेश कुमार जी, अब उनके लिए एक चुनौती बड़ी है और ये कहीं ना कहीं ये बौखलाहट भी दिखा सकती है, बौखलाहट का भी नतीजा हो सकता है जो वो इस तरह से बर्ताव कर रहे हैं, इस तरह से बातचीत कर रहे हैं। 3 बार के सांसद, उनसे जितने लोग मिलने गए हुए थे सब चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, बड़े नेता हैं, और डेरेक ओब्रायन थे उसमें, बहुत सारे सीनियर लीडर्स हैं, वो आपके सामने गए हुए हैं, लेकिन आप उनके साथ इस तरह से बात कर रहे हैं। और सब ऐसा नहीं है, कानूनी और संवैधानिक मुद्दों की जानकारी रखने वाले लोग हैं। ऐसा भी नहीं है कि आप ऐसे आए, किस तरीके से जब सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि कैसे इन्होंने पूरी की पूरी जो कानून बनाने की शक्ति है पार्लियामेंट की वही हड़प ली है। अब तो ये इन सारे मुद्दों पर कहीं ना कहीं चुनाव आयोग बैकफुट पर है। 2026 में कुछ बेहतर नतीजे आएंगे। बेहतर नतीजों का मतलब मुझे ये लगता है कि चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था अगर उस पर इतना अविश्वास लोगों का हो जाए, वहाँ केवल राजनीतिक दल ही नहीं आम लोग भी ये मानने लगे कि चुनाव आयोग सर भी भारत एक राजनीतिक दल के लिए काम कर रहा है, ये बड़ी खतरनाक स्थिति है। लेकिन इस खतरनाक स्थिति का इतना ज़्यादा खुलासा अब हो चुका है कि अब लगता नहीं है कि चुनाव आयोग बहुत कुछ करने की स्थिति में है और बहुत कुछ निर्भर करेगा कि सुप्रीम कोर्ट का इस बारे में जो बिहार में SIR का मुद्दा है जिस पर बहुत सारी पिटीशंस है, उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट आप बात कह रहे हैं कि आखिर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है वो फैसला क्या आता है, इस पर सब निर्भर करेगा। और लगातार बहुत लंबी सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर। बिहार एसआईआर से इसकी शुरुआत हुई थी सुनवाई की, लेकिन उसके बाद जब इधर 12 राज्यों के एसआईआर की शुरुआत हुई तो उसके अगेंस्ट भी केरल सरकार आई, पश्चिम बंगाल सरकार आई और तमिलनाडु की सरकार भी आई है। इन सरकारों ने जो याचिकाएं लगाई थी उसके अलावा जो 11 याचिकाएं पहले लगी थी जिसमें अलग अलग मसलों पे, और सबसे बड़ी बात प्रशांत जी यहां पर यह थी कि आखिर इसकी संवैधानिकता पर ही सवाल उठ रहे थे कि संवैधानिक तौर पर एसआईआर करवाना सही है या गलत है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 का हवाला देते हुए बहुत सारे सवाल उठाए गए हैं उसमें, उस पर अभी चर्चा तो चल रही है। लेकिन अभी कोर्ट से बाहर सड़कों पे और चुनाव आयोग के अंदर जो कुछ चल रहा है, वो जो घमासान चल रहा है, वो कहीं ना कहीं विश्वास की कमी को दर्शाता है। और ऐसी कमी के बीच अगर 2026 के जो 5 राज्यों के चुनाव हैं उस पर अगर थोड़ी सी निगाह डाली जाए तो क्या कुछ दिखाई देता है आपको? क्या इसमें भी हश्र वही होने जा रहा है जो बिहार का हुआ? और अगर ऐसे ही होने जा रहा है तब तो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। एक विश्वास जो थोड़ा बहुत जिसको आप वापस ला सकते हैं उसको खत्म होते हुए हम देखेंगे। चुनाव आयोग से ज़्यादा जिसकी साख जो है दांव पे है वो सुप्रीम कोर्ट है। आप ये देखिए कि बिहार से 24 जून से ये आदेश आता है और अगले ही दिन सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं चली जाती हैं। एक आधार कार्ड को जोड़ने के अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कोई मटीरियल जिसको कहें कि कन्विंसिंग हस्तक्षेप इसमें नहीं किया। तीन तारीखों में तो अलग अलग बेंचों ने आधार को जोड़ने के सुझाव दिए। इतना इम्पावर्ड सुप्रीम कोर्ट भारत के संविधान में सुझाव देने के लिए थोड़ी ना है, आदेश देने के लिए है। और आप सोचिए कि एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, चल रहा है, स्टेट बाय स्टेट चल रहा है, हाहाकार मचा हुआ है, लोग सड़कों पे हैं और संवैधानिक अधिकारों की धज्जियां उड़ रही हैं, पॉलिटिकल पार्टियां चक्कर काट रही हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तारीख पे तारीख चल रही है। और बहुत सेमिनार जैसी, आप तो लगातार उस पर लाइव करते हैं, एक सेमिनार जैसा माहौल होता है और वो सेमिनार चल रहा है वहाँ पे। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके से एक बहुत अर्जेंट मामला है। कभी कभी सुप्रीम कोर्ट के सामने एक अर्जेंट मामला है जिसमें कि आप बहुत लंबी सुनवाई नहीं कर सकते, या फिर आप ये कहें कि आप इस एसआईआर को रोक दें, वोटर रिवीजन करते रहें। वो तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको चलने दिया। आप सोचिए अगर कि सुप्रीम कोर्ट की तरह अगर फायर ब्रिगेड जो है वो बर्ताव करने लग जाए तो क्या होगा? कोई फ़ोन करेगा कि बिल्डिंग में आग लग गई है, वो आप बिल्डिंग के बाहर खड़े होकर आप चर्चा करते रहिए कि आग बुझानी कैसे है, सीढ़ी लगेगी कि पाइप लगेगा, पानी से बुझाएं कि गैस से बुझाएं, कि कंबल डाल दें, कि रेत से बुझाएं। तो आप ये चर्चा करते रहिए, बिल्डिंग जो है वो जल के राख हो जाएगी। तो ये जो फायर फाइटिंग है, कॉन्स्टिट्यूशनल फायर फाइटिंग, वो सुप्रीम कोर्ट बहुत लंबे खींचा जा रहा है, जिसको फिल्मी डायलॉग के आधार के उस पर कहूँ कि तारीख पे तारीख जो है वो दी जा रही है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है पूरा मसला। और मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल के चुनाव भी ऐसे ही होंगे। तो अगर इस एसआईआर पे वेस्ट बंगाल के चुनाव होंगे और उसको प्रभावित किया जाएगा जैसे बिहार के चुनाव को प्रभावित किया गया, हम लोग बिहार में थे और हमको मालूम है कि बिहार का जो नतीजा है वो बिहार में जो हमको ज़मीन पर दिख रहा था उससे मेल नहीं खा रहा है। लेकिन अगर ये होता रहा तो मैं बड़े दावे के साथ राजीव जी कह सकता हूँ कि 2025 जो तय करके जा रहा है, अभी कुछ घंटे बाद हम नए साल में जाएंगे, 2026 में चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट और सरकार, इन तीनों को जो जिस तरीके से जनता ने
अरावली मामले पे यू टर्न करवाया है, सरकार का भी और सुप्रीम कोर्ट का भी, ये इलेक्शन कमीशन पे भी यू टर्न कराना पड़ेगा। ये जनता की ताकत है कि जनता ज्ञानेश कुमार की उंगली को नीचा कर देगी। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि यहाँ जनता की ताकत है। और लेकिन इस ताकत, एक तरफ अरावली का मामला हो या ऐसे जेनजी का मामला आ रहा था बीच में, इस पर भी, और राहुल गांधी ने जब जेनजी का जिक्र किया अपने एक ट्वीट में, उसके बाद से थोड़ी सी हलचल सत्ता पक्ष में भी मची और लगातार जेनजी का जिक्र, अभी तो मन की बात तक में प्रधानमंत्री जेनजी का जिक्र कर रहे थे। चलिए, लेकिन सुनील शुक्ला जी, जब हम रिकैप करते हैं तो क्या लगता है आपको, इस पूरे जो 2025 जो बीत रहा है, इस 2025 का अगर कोई एक इंसिडेंट, एक इवेंट जो अगर लोकतंत्र के हिसाब से देखा जाए, पूछा जाए कि इस लोकतंत्र को खोखला करने में ज़्यादा कारगर साबित रहा, तो वो कौन सा इवेंट है, इंसिडेंट? एसआईआर, जो प्रक्रिया अपना ही नहीं जानी चाहिए थी, जिसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, जिसको कभी लागू नहीं किया गया, मतदाता बनने का अधिकार सार्वभौमिक अधिकार है भारतीय नागरिकों को संविधान के अनुसार। ये कभी मतदाताओं के ऊपर निर्भर नहीं रहा कि आप आइए, आवेदन पत्र भरिए और अपना अभिलेख जमा कीजिए और उसके बाद आप मतदाता होंगे या नहीं होंगे। जो भी निर्वाचन आयोग के द्वारा मतदाता सूची के पुनरीक्षण का जो भी कार्यक्रम शुरू किया गया, जब कभी भी शुरू किया गया, प्रतिवर्ष किया जाता है लगातार, उसका उद्देश्य ही होता है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को मतदाता सूची में शामिल किया जाए। भारतीय जनतंत्र के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है जिसमें लोगों का नाम मतदाता सूची से काटना भी लक्ष्य रखा गया। एसआईआर की प्रक्रिया जब शुरू हो रही थी, तभी आप याद कीजिए, जब ये बिहार में, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि 2 करोड़ लोगों के नाम कटेंगे। ये किस आधार पर इस बात को कह सकते हैं आप? और उन्होंने सीधे सीधे कहा कि 2 करोड़ लोगों के नाम कटेंगे। अरे क्यों कटेंगे? और जिन लोगों के नाम कटेंगे, उन लोगों का नाम पारदर्शी तरीके से क्यों नहीं रखा जाएगा? जिस प्रक्रिया को लेकर के तमाम गैर भाजपा शासित राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट चली आई, अगर लोकतंत्र में निर्वाचन की प्रक्रिया ही पारदर्शी नहीं होगी, तो फिर किस बात का लोकतंत्र, किस बात का जनादेश, और कौन सा जनादेश जिसके आधार पर सरकार का गठन होगा? अगर आप मतदाता सूची भी अपने मन से सत्तारूढ़ दल के हिसाब से बनाने लगेंगे और निर्वाचन आयोग पर सत्तारूढ़ दल के लिए काम करने का आरोप लगने लगेगा, लोकतंत्र पर इससे बड़ा हमला क्या है? कौन सी बात कर रहे हैं आप? जो आपने निर्णय लिया वो संविधान में उसका उल्लेख नहीं है। जिस तरीके से उस प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं वो गैर संवैधानिक है। जिन उद्देश्यों के साथ आप कर रहे हैं वो गैर संवैधानिक है और जनता के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है। जो तरीका अपने जो पारदर्शी नहीं है वो लोकतंत्र के अनुकूल नहीं है। राजनीतिक दलों से विमर्श किए बगैर आप इस प्रक्रिया को चला रहे हैं, यह लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है। इस प्रक्रिया को लेकर के लोगों के मन में जो सवाल पैदा हो रहे हैं उसका कोई जवाब नहीं देंगे, यह लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। पूरी की पूरी प्रक्रिया ही आप लोकतंत्र को कमजोर करने में लगे हुए हैं। अगर विपक्ष की बात को आप नहीं सुनेंगे तो फिर तो सरकार के लिए थोड़े होता है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग तो पूरे देश का है, विपक्ष उसमें पूरे देश में शामिल है और आप उनकी बात सुनने के लिए नहीं तैयार होंगे। और जो तरीका बने, आप सोचिए, कभी भी ये नहीं हुआ, स्पेशल रिवीजन कभी उस राज्य में कराया ही नहीं गया जहां चुनाव होना है। इतने आप 2003 की बातें करते हैं, 2003 का रिवीजन कितने महीने चला था? वो 2 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर, 3 महीने के भीतर क्यों करना चाहते हैं भैया? कौन सी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे? कौन सा पानी भीग रहे हैं? सबको समय दीजिए, सब अपने हिसाब से इस प्रक्रिया को पूरी कर लीजिए। लेकिन पूरा का पूरा पूरी की पूरी मतदाता सूची को रद्द कर देना और नए सिरे से मतदाता सूची तैयार करना, यह तो संवैधानिक नहीं है। यह तो इसका कोई प्रावधान नहीं किया गया है। मतदाता सूची एग्जिस्ट करेगी, उसमें उसको अद्यतन किया जाएगा।
अद्यतन करने की प्रक्रिया में जो लोग दिवंगत हो चुके होंगे उनके नाम कटेंगे, जिन लोगों के नाम, जो लोग शामिल नहीं है उनका नाम जोड़ा जाएगा। और नाम जोड़े जाने की भी जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की होगी। निर्वाचन आयोग घर घर जाएगा, वह खुद इस बात का भौतिक सत्यापन करेगा कि कौन व्यक्ति किस मोहल्ले में और किस मोहल्ले के किस घर में रह रहा। यह काम तो आम मतदाताओं के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता था, आपने ऊपर तरीका अपना लिया। और दुनिया के किस देश में प्रक्रिया अपनाई जाती है? हमारे यहाँ अब 1952 में अगर ये प्रक्रिया अपनाई गई होती तो मतदाता सूची नहीं बनती, अब चुनाव ही नहीं होता, लोगों के पास तो कुछ भी नहीं था, ये साबित करना मुश्किल हो जाता कि आप भारत के नागरिक हैं या नहीं है। आज जो काम निर्वाचन आयोग का नहीं है, निर्वाचन आयोग का यह काम ये नहीं है कि कौन व्यक्ति नागरिक है या नहीं है, इसके लिए अलग व्यवस्था है। जो व्यक्ति भारत में रह रहा है उसको मतदाता बनने का अधिकार है। वह गैर और नागरिक नहीं है, इसकी कोई शिकायत करे, इसकी जांच सरकार करे और उसका ट्रिब्यूनल है उस पर तय करे कि नागरिक है कि नहीं है, उनका नाम आप मतदाता सूची से अलग कर दिया जाए। लेकिन आप निर्वाचन आयोग खुद अपने स्तर पर तय करने लगे। अब अभी प्रशांत जी ने कही आधार कार्ड को लेकर के, आधार कार्ड को लेकर के भी अभी तक निर्वाचन आयोग ने कहा माना कि एक इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंट है। अभी वो कहते हैं कि यह न तो पहचान का डॉक्यूमेंट है और न ही उम्र का डॉक्यूमेंट है, और दोनों डॉक्यूमेंट चाहिए मतदाता सूची में शामिल होने के लिए। तो सर्वोच्च न्यायालय का उस आदेश को भी तो निर्वाचन आयोग ने स्वीकार नहीं किया। किस आदेश को स्वीकार किया उसने? और बार बार मुख्य निर्वाचन आयुक्त कहते हैं कि अगर आप आधार कार्ड देते हैं तो आपको इसके अलावा भी अभिलेख जमा करने होंगे। अकेले आधार कार्ड के आधार पर आप मतदाता सूची में अपना नाम सुनिश्चित नहीं करा सकते। क्या तरीका है ये? तो जो प्रक्रिया कभी देश में अपनाई नहीं गई वह लोकतंत्र के अनुकूल कैसे हो सकती है? और जिस निर्णय को लेकर के इतने ज्यादा मुकदमेबाजी हुई हो, इतने ज्यादा संवैधानिक सवाल पैदा कर दिए गए हों और उन सवालों का जवाब अभी तक नहीं मिला है सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से, तो लोकतंत्र को कमजोर करना है तो कमजोर करना नहीं है तो क्या है? चुनाव अगर पारदर्शी तरीके से नहीं होगा, मतदाता सूची अगर पारदर्शी तरीके से नहीं बनाई जाएगी, मतदान की प्रक्रिया में सत्तारूढ़ दल और विपक्ष को एक समान अवसर नहीं मिलेगा चुनाव कराने के लिए, तो वह पूरी की पूरी प्रक्रिया